प्रोफेसर राम सेवक दुबे जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट संस्कृत, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रमा सिंह, प्राचार्य आर्यकन्या डिग्री कॉलेज, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और कुछ ही पलों में हम लोग उनका वक्तव्य सुनेंगे। डॉक्टर माया शंकर जी, एक्स प्राचार्य दिग्विजय नाथ डिग्री कॉलेज गोरखपुर के रहे और आप बहुत ही कर्मठ और समाज सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं। सर्वेश्वरी पीजी कॉलेज के अध्यक्ष भी आप हैं और हमेशा हमारे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेते हैं। डॉक्टर विवेक पांडे जी, हरिया पीजी कॉलेज संस्कृत से हैं, बहुत सारी पुस्तकें इनकी हैं, वेबिनार कराते हैं, वो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यह वेबिनार सर्वेश्वरी पीजी कॉलेज और इसराजी देवी शिक्षण संस्थान के सौजन्य से किया जा रहा है, जिससे समाज तो लाभान्वित होगा ही, लेकिन कॉलेज में अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं हैं वो भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू इस वेबिनार का लाभ उठाएंगे। इस महामारी के दौरान यही एक विकल्प है कि हम वरिष्ठ जनों की बातों को सब तक पहुंचाएं और सभी शिक्षाविद इस कार्य में लगे हैं। भदन शांत मित्र जी जुड़ चुके हैं नहीं, जो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्थान लखनऊ के अध्यक्ष हैं। तथागत गौतम बुद्ध के जो भी विचार हैं, मैत्री, करुणा, दया, उन सबको हम साक्षात आप में देखते हैं और आपका विशेष स्नेह हमारे इस सर्वेश्वरी महाविद्यालय और हम पर तो विशेष आपका स्नेह रहता है। वरिष्ठ हमारे जो वक्ता हैं, ये उन्हीं ने आग्रह करके बुलाया है सबको। माननीय महेंद्र सिंह जी हमारे समक्ष आ चुके हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप शिक्षाविद भी हैं और हम अपने देश को, समाज को किस दिशा में ले जाएंगे, यह आपको अच्छी तरह प्रेसिडेंट विश्व। मैं भदंत शांत मित्र जी को नमस्कार करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। आप ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं और आपको देखते ही ऐसा लग रहा है कि हमारा कार्यक्रम अब शुरुआत हो चुका है। आपका स्नेह इसी प्रकार हमारे पे बना रहे, समाज पे बना रहे और आप जो विपස්සना का मार्ग दिखा रहे हैं उस पे इस राष्ट्र को ही नहीं पूरे विश्व को चलाएं करें। मंगल कामना भजन शांति मित्र जी। ठीक, आज हम आप सब इस कार्यक्रम में एक साथ आए हैं और जिसमें माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे जो जल संस्कृति विभाग के मंत्री हैं, और भारती गांधी जी हैं और तमाम लोग, डॉक्टर बीना सिंह और श्रद्धा सिंह के प्रयासों से सब इकट्ठे हुए हैं। हम आपके स्वागत करते हैं धर्म गुरुओं की ओर से और सबकी मंगल कामना करते हैं। आज देखें कार्यक्रम में मैं स्वयं ही लेट हो गया। यह क्या है? यह बोध कराता है, अनित्य बोध। हम कर्म करते रहें, फिर परिस्थितियां कुछ भी होंगी। आज हमारा वैश्विक जीवन इसी पर अनित्य का क्षण क्षण परिवर्तनशील है। हम इस क्षण क्षण परिवर्तनशील माहौल में, वातावरण में अपने को हम इस तरह लेके चलें, सकारात्मकता को लेकर, विपස්සना साधना को लेकर एक नई जगह से हम विश्व में ये जो एक कोरोना का आज संकट आया हुआ है, हम सब लोग किसी भी जाति के हैं, किसी भी पंथ के हैं,
किसी भी देश के हैं, कहीं के हैं, सब कोई मिल के इसमें एक संघर्ष को हम करें कि जिससे हमारे अंदर जो प्रकृति के खिलाफ हमारा माहौल बनता जा रहा है, हमारा वातावरण बनता जा रहा है, हम उससे आगे सफल हों। हम जितना ही प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, चाहे हम सामाजिक व्यक्तिगत जीवन में समझें या सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक, किसी भी प्रकार हम जितना दूर हो रहे हैं हम प्रकृति से, उतना ही हम विकृत रूप में प्रभावित हो रहे हैं। आज पूरे विश्व में यही एक स्थिति है और भारत पहले ही से चला आ रहा है। यह हमेशा मार्गदर्शन कर रहा है। प्रकृति रूप में ही भारत की सारी व्यवस्थाएं हैं। अभी आप देखें ये जो कोरोना आया, ये आपदा आई, माननीय मोदी जी के शब्दों में आपदा को हम अवसर में बदल लेते हैं। जैसा विपश्यना में ध्यान करना, एक रूम में बैठना, स्वाभाविक रूप से हमको इस आपदा को गंवाने के लिए, उससे बचने के लिए अब एकांत में रहना होता है। ये बड़ी बातें हैं। जो भी चीजें हैं हम सकारात्मक रूप में लें। जीवन में कभी भी हम अपने को यह न सोचें, कभी यह भाव न आए कि यह जो परिस्थिति आई है यही हमारी अंतिम है। परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं। परिस्थितियां क्षण क्षण बदल रही हैं और प्रकृति जो है हमेशा उसका सकारात्मक रूप ही रहता है। वो प्रकृति का अपना नियम है। तो जितना भी हो, आज वैश्विक स्थिति में हम व्यक्तिगत जीवन में विपश्यना को अपने को आधारित करके चलें। सामाजिक स्थिति में भी इसी विपश्यना के द्वारा हम सब जुड़ रहे हैं और इसी के द्वारा हम वैश्विक हालत पर आगे बढ़ रहे हैं। पहले ही से चले रहे। हम ज्यादा समय न चाहेंगे क्योंकि डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का मार्गदर्शन लेना है और बहुत वो कपड़ा भले ही हम जैसा नहीं लिए हैं, लेकिन हम लोगों से ज्यादा धर्म के मामले में, संस्कार के मामले में सराहनीय है और उनका मार्गदर्शन हम सबके लिए अनुकरणीय है। हम चाहेंगे कि सब लोग, हम आप सब मिल करके एक बार फिर हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम जो ये कार्यक्रम आपने बनाया है लोगों को, कि इसका सब इससे एक संकल्प और सकारात्मक रूप लेकर के हम अच्छा काम कर सकें, आगे बढ़ सकें। जय जगत। बदंत शांत मित्र जी, आपको शब्दों से हम धन्यवाद ज्ञापित करके, ऐसा हम कर ही नहीं सकते हैं। आप तो हमारे पूरे कार्यक्रम में बने रहेंगे। अब हम माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से आग्रह करते हैं कि वो अपने वक्तव्य से हम सभी और जो लोग जुड़े हैं उन सबको लाभान्वित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दशमम द्वादश का एकादशमी मूर्ति द्वादशम सूर्योचा। भगवान सूर्य आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखें, आपका ललाट चमकता रहे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, निरोगी रहें। कल सूर्य ग्रहण होने वाला है, उसमें जाप भगवान सूर्य की आराधना पूजा करते रहिए, भगवान सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त करते रहिए, प्रकृति के साथ चलिए, पर्यावरण के साथ चलिए, वृक्षारोपण करते रहिए, नदी की पूजा करते रहिए, इस भारत माता की पूजा करते रहिए, मिट्टी के साथ जुड़े रहिए। जो हमारे यहाँ कहा गया है कि सवेरे उठ करके हाथ का दर्शन कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूलम का पाठ करिए। जमीन पर पैर रखने से पहले बोलिए। दातुन करते समय जरूर कहिए। स्नान करते समय गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं का पाठ करिए। अब स्नान करके निकलिए तो भगवान सूर्य को आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसीदं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते बोल करके प्रणाम करिए। और घर से बाहर जाइए तो माता पिता को प्रणाम करते हुए प्रविष्ट नगर की जय सब ताजा हृदय राग कौशलपुर राजा, इस भाव और भावना से चलते रहिए।
ये हमारी आपकी होगा। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, विश्व गुरु के पद पर भारत आसीन होगा। कोई भी शक्ति भारत को पराजित नहीं कर सकती है। हम सब लोग संकल्पित हैं, पूरे मनोयोग के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वेबिनार के अवसर पर आप सबको एक बार पुनः बधाई देते हुए, बहुत सारी शुभकामना करते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करता हूँ, आप सबके जीवन में सभी खुशहाली आए, आप सब लोग आनंदित रहें और हम सब लोग साथ साथ चलते रहें। साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन केवल एक करना चाहूंगा, बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, जला सको तो दिया जलाओ, बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो। इसी भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। आपके ज्ञान को नमन करते हैं भाई महेंद्र सिंह जी, और आपको साधुवाद देते हैं कि हमारे देश को इसी तरह आप दिशा प्रदान करते रहें और हमारा यह सपना जल्द ही साकार करें। बहुत बहुत साधुवाद और दीर्घायु हो आप, और इसी तरह ज्ञान के प्रकाश को फैलाते रहें। अगली कड़ी में हम डॉक्टर मंजू वर्मा को निमंत्रित करते हैं और मंच संचालन का काम डॉक्टर दीपमाला मिश्रा, जो सर्वेश्वरी पीजी कॉलेज समाजशास्त्र। आपके ज्ञान को नमन करते हैं भाई महेंद्र सिंह जी, और आपको साधुवाद देते हैं कि हमारे देश को इसी तरह आप दिशा प्रदान करते रहें और हमारा यह सपना जल्द ही साकार करें। बहुत बहुत साधुवाद और दीर्घायु हो आप, और इसी तरह ज्ञान के प्रकाश को फैलाते रहें। अगली कड़ी में हम डॉक्टर मंजू वर्मा को निमंत्रित करते हैं। जुड़े सभी गणमान्य विभूतियों एवं शिक्षाविदों को मेरा सादर अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर वीना सिंह जी का आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस संगोष्ठी का एक हिस्सा बनाया। मैं समय का अभाव है, इसलिए मैं और मंत्री जी ने करीब करीब सभी बिंदुओं के ऊपर वार्ता की है, तो मैं अपने आप को सिर्फ एजुकेशन से संबंधित जो प्रभाव है उनको बताना चाहूंगी। इस महामारी के विस्तार को रोकने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास कोई उपचार भी नहीं है और कोई वैक्सीन भी अभी तक नहीं तैयार हुआ है। तो जो कदम उठाए गए थे वो यही थे कि हम अपनी सामाजिक दूरी बनाए रखें और भीड़-भाड़ की जगहों से परहेज रखें। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी शैक्षिक संस्थाएं एकदम से बंद कर दी गई। ये इतना अचानक हुआ था कि हमारे पास ना तो पहले से कोई प्लान था और ना ही हमारे पास इसका कोई पूर्व अनुभव था कि अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो हम उसको कैसे निपटें। तो लेकिन हमारा जो भारत है उसमें जब भी कोई ऐसी चीज आती है और हम लोग जानते हैं कि उसको उससे कैसे निपटना है, तो इन सब चीजों को देखते हुए सर्वप्रथम जो शिक्षक थे उनके ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर और शिक्षा संस्थानों तीनों के ऊपर अनुकूल प्रभाव न पड़ते हुए प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जहाँ तक मैं शिक्षा विद्यार्थियों के बारे में बात करना चाहूंगी कि चूंकि जैसे ये स्कूल्स और कॉलेजेस बंद किए गए, तो सबसे पहले तो ये हुआ कि भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही थी, मेडिकल हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, विधि संकाय हुआ, फैशन डिजाइनिंग हुआ, उस प्रक्रिया को हम आगे नहीं बढ़ा सके। तो एक अनिश्चितता की स्थिति बन गई कि हम आगे क्या करेंगे। तो इससे बहुत से विद्यार्थियों को मानसिक तनाव भी हो रहा था, पर इससे मानसिक तनाव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर चीज के साथ अपने आप ठीक होती चली जाती है। दूसरे जोर में कहना चाहूंगी कि जो परीक्षाएं चल रही थी उनको एकदम से रोक दिया गया और जो परीक्षाएं निर्धारित थी उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया। तो एक दोबारा से एक असमंजस्य की स्थिति जो है विद्यार्थियों में फैल गई। लेकिन इससे विद्यार्थियों को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय के साथ सब चीज ठीक होगी, ये हम सभी लोग जानते हैं। और अभी भी मंत्री महोदय ने भी कहा कि वक्त के ऊपर अपना छोड़ देना चाहिए, जो भी उसका जो भी होना होगा वो वक्त के अनुसार ही होगा। तो इससे यूनेस्को के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से बताया गया है कि इस स्थिति से करीब करीब 32 करोड़ जो विद्यार्थी हैं वो प्रभावित हुए हैं।
अच्छा, जब ये भर्ती की प्रक्रिया जब नहीं हो पाई तो एकेडमिक जो सत्र था, जो सेशन था, वो भी डिले हुआ। और अब जब डिले हुआ तो उसको जो पूरा टोटल जो पीरियड है उसको एक्सटेंड ना हो, तो या तो हमको अपना ये जो सत्र है इसको छोटा करना पड़ेगा या फिर हमको करिकुलम कम करना पड़ेगा। तो ये चीजें हमको अपने साथ लेते हुए, विद्यार्थियों को अपने साथ लेते हुए चलना होगा कि हमें इस सब चीजों से हतोत्साहित नहीं होना है। फिर बच्चों के दिमाग में ये बात आई कि हमारा अगली कक्षा में प्रमोशन या अगले सत्र में प्रमोशन कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है अपने अपने सुझाव दिए हैं, और उन सभी सुझावों के करते हुए करीब सभी बच्चों को इससे लाभ होगा। बस सिर्फ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा उन बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें कोई आकलन और कोई ग्रेड्स का प्रॉब्लम आएगा। तो जिन बच्चों को आगे एडमिशन ग्रेड्स के हिसाब से या अंकों के हिसाब से मिलता है, उनको हो सकता है थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़े, पर सरकार इस विषय पर भी अपना अनुमोदन, अपना चिंतन कर रही है और कुछ ना कुछ लेके सामने आएगी। उसके बाद जिन बच्चों ने पढ़ाई पूरी कर ली है उनके लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको जो है नौकरी या जॉब के लिए अप्लाई करना है। कि हम सब जानते हैं कि जॉब कम हो गए, इंडस्ट्रीज बंद होने की वजह से, कॉर्पोरेट हाउसेस बंद होने की वजह से बंद हो गए, इसलिए जो है बेरोजगारी थोड़ी बड़ी है। तो जो मार्च में 8% थी वो अब बढ़ के करीब 23% हो गई है। लेकिन हम अगर अपने आप को जिस परिस्थिति में हम हैं उसी परिस्थिति में हम जो सबसे बेहतर कर सकते हैं वही करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये समय बीत जाएगा, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से हमारे बहुत बच्चे विदेश पढ़ने जाया करते थे, और अब चूंकि वीसा की प्रॉब्लम और बाहर जाने पे रोक लगी हुई है, तो ये आंकड़ों के अनुसार करीब करीब 48% बच्चे ऐसे होंगे जो कि विदेशों में पढ़ाई करने के लिए नहीं जा पाएंगे। लेकिन वो अगले वर्ष इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, और इसी तरह से वो और कुछ और करते हुए ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं कहूंगी कि जो प्राइवेट सेक्टर, जो एजुकेशन, जो शिक्षक हैं, उनके ऊपर भी इस कोरोना के जो महामारी हुई है इसका इम्पैक्ट पड़ा है, और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो शायद स्वयं वित्त पोषित जो विद्यालय हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि फाइनेंस की समस्या जो होगी वो काफी ऊपर आएगी, और हो सकता है कि वेतन में देरी से मिले, हो सकता है वेतन वृद्धि के लिए कोई प्रॉब्लम आए, अवरोध आ सकता है, लेकिन देरी होगी, अवरोध आएगा लेकिन वो दूर हो जाएगा। विद्यालयों को भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि विद्यालयों को रख रखाव के लिए और उसके सैनिटाइजेशन के लिए भी जो है फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो वो जरा सा, क्योंकि फीस के लिए गवर्नमेंट से आ गया है कि हम लोग कोई ज्यादा प्रेशर न दें, तो ये देखना पड़ेगा कि हम इस समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं। अंत में समय, मुझे मालूम है कि समय की बहुत कमी है, तो मैं सिर्फ एक पॉइंट टच और करना चाहूंगी कि इन सभी समस्याओं को जूझने के लिए हमने एक डिस्टेंट लर्निंग या रिमोट लर्निंग का एक जो कार्यक्रम स्टार्ट किया है, ऑनलाइन टीचिंग का। उस ऑनलाइन टीचिंग एक बहुत अच्छा सुझाव था हमारे सरकार का, और इस सरकार में जब बस थोड़ी सी समस्या आएगी, क्योंकि इससे जो लाभान्वित होंगे वो एक ग्रुप होगा जो कि हम जानते हैं कि हमारी इंटरनेट की सुविधा चाहिए। इंटरनेट की सुविधा हमारे देश में 42% लोगों के पास थी है, और इसकी उपलब्धता में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ साथ ही शिक्षक और जो विद्यार्थी हैं उनको भी इस तकनीकी से रूबरू होना पड़ेगा, उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। लेकिन हम लोग का ये प्रयास बहुत ही अच्छा है, और इसके रहते हुए हम जितनी भी समस्याएं होंगी उसको काफी हद तक जो है कवर कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि मंत्री महोदय ने और बताया कि क्लासरूम टीचिंग जो होती है उसका से कि अन्य लाभों से जरूर हम वंचित रहेंगे, लेकिन हमारा जो करिकुलम होगा उसको हम पूर्ण कर पाएंगे, और हम हमेशा आशान्वित रहें कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। और हमारी सरकार इसके लिए बिल्कुल कस के आगे आ रही है कि हमको किस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम को पटरी पर लाना है। हमें अपने कि कोविड-19 is a pandemic
वैश्विक महामारी है और सदी की भयावह त्रासदी है। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने जो आपके सामने बात रखी कि आपदा में अवसर की तलाश, निश्चित रूप से उसी अवसर की तलाश में हम लोग संलग्न हैं। जैसा कि आपको सभी को विदित है कि still there is no vaccine for this particular problem. Neither we have got any successful treatment for this COVID-19 infection. इन परिस्थितियों में एंटी मलेरियल, एंटी रेट्रोवायरल, प्लाज्मा थेरेपी सभी पर प्रयास हुआ, लेकिन सफलता कहीं पर भी स्पष्ट रूप से नहीं मिली। ऐसी स्थिति में हमारा ध्यान हमारी इस आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की ओर जाता है, जो विश्व की प्राचीनतम विधा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेदास आर सपोज टू बी एंशिएंट बुक्स रिटन टेस्टिमनी ऑफ नॉलेज, एंड आयुर्वेद इज सपोज टू बी उपवेद ऑफ अथर्ववेद। इस दृष्टिकोण से इसकी प्राचीनता स्वयं स्वीकार्य है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 एक दो दिन का नहीं है, ये वर्षों तक हमारे साथ रहेगा। जैसे कि हम HIV के साथ रह रहे हैं, चिकनगुनिया, सो मेनी इन्फेक्शियस, सो मेनी वायरसेस आर देयर जिनके साथ हमें रहना है, हम रह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उसका संदेश है कि आपको इसके साथ रहने के लिए अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, जिससे कि अपने आप को आप स्वस्थ रख सकें। इसी के दृष्टिगत हमारे आयुष विभाग के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी भाई जी ने एक संवाद किया वैद्यों के साथ, और हमारे आयुष विभाग की एक एडवाइजरी जारी हुई जिसमें आयुष काढ़ा आज सारे के सारे देश में बड़ी तेजी के साथ प्रसारित हो रहा है। इसके अंदर 4 भाग तुलसी, 2 भाग दालचीनी, 2 भाग सौंठ और 1 भाग काली मिर्च को मिलाकर के ये बनाया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, टाइम टेस्टेड है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सफिशिएंट रेमेडी है। साथियों, यही नहीं, आयुर्वेद की मान्यता है, इसका प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। The primary objective of Ayurveda is to maintain the health of the healthy individual। और द्वितीय उद्देश्य रोग की चिकित्सा करना है। इसके अतिरिक्त WHO के 4 डायमेंशनल गोल है, प्रिवेंशन, प्रमोशन, क्योर और रिहेबिलिटेशन। जहां तक प्रिवेंशन का सवाल है, आप देखते हैं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय आयुर्वेद में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं वो आज के परिवेश में अत्यंत लाभकारी और उपयोगी है। दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, सदवृत्त, आचार रसायन, धारणीय अधारणीय वेग, इन सारी चीजों का जो वर्णन किया गया है वो वर्तमान परिदृश्य में अत्यंत प्रभावी एवं आवश्यक है। किस समय सोना चाहिए, किस समय जागना चाहिए, किस समय क्या खाना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। हमारे महर्षियों ने, हमारे वैदिक कालीन संस्कृति में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, हित भुक, मित भुक, अशाक भुक, ऋत भुक। तो आज हमको इसका परिपालन करना है। हित भुक का माने वही भोजन करें जो आपके शरीर के लिए लाभकारी हो। मित भुक, भूख से कुछ कम भोजन करें। अशाक भुक, पत्ते वाली साग सब्जी न खाएं। ऋत भुक, आपका सीजनल वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स का प्रयोग करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात और है जो कहा गया है कि जिस देश में आप उत्पन्न हुए हैं, जिस देश में आप रह रहे हैं, उसी देश में उत्पन्न औषधि, उसी देश में उत्पन्न आहार विहार आपके लिए लाभकारी है। नॉर्थ इंडिया में रहकर साउथ इंडियन डिशेज को खाना, चाइनीज डिशेज को खाना, यह कथमप लाभकारी नहीं है। हमको डिब्बाबंद भोजन, एग्रोकेमिकल्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स, इन सब के प्रयोग को बिल्कुल पूरी तरह से हमको वर्जित करना चाहिए। और हमारी जो ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं उन रेसिपीज का हमको प्रयोग करना चाहिए। बाटी, चोखा, लिट्टी, तमाम चीजें हमारी ट्रेडिशनल। के समय में जब हम सब प्रधानमंत्री जी की बातों को मानते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है। हम एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे समय में हमें चर्चा भी करना है, चिंतन भी करना है, एक दूसरे के साथ भी रहना है और इस महामारी से संपूर्ण दुनिया के लोगों को बचाना है। तो एक ही तरीका है कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और जो आज की टेक्नोलॉजी है
हम वेबिनार के माध्यम से एक दूसरे से बात करें। दीपमाला जी और हमारी आप सर्वेश्वरी महाविद्यालय की प्रबंधक महोदया मैडम मीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि कोविड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एजुकेशन एंड सोसाइटी पर मैं अपनी बात रख सकूं। परम पूज्य भदंत हमारे बीच में, अभी मैंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। माननीय जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी का भी हम लोगों को मार्गदर्शन मिला। वास्तव में ये समस्या इतनी बड़ी है, इस पर जितनी चर्चा और जितना चिंतन किया जाए वहीं से कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलेगी। लेकिन एक बात पक्की है, वो ये कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हर समस्या का निदान लिए पूरे सौष्ठव के साथ दुनिया को रास्ता दिखा रही है, और वो ये कि वसुधैव कुटुंबकम, हम एक दूसरे के साथ हैं, हमारा संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। और जब हम यह बात करते हैं तो यही कहीं ना कहीं यह बात भी जुड़ जाती है कि विश्व के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट होता है तो वह कष्ट हमारा है। और यही कारण है कि जब कोविड-19 से विश्व के देश प्रभावित हुए तो माननीय मोदी जी ने कहा कि जो इलाज के लिए दवा अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय मांग रहे हैं, भले हमारे लिए सीमित है, मैं उसे क्लोरोक्विन को संपूर्ण विश्व में जितना अधिक उपलब्ध करा सकता हूं कराऊंगा, ना कि केवल अपने घर के लिए ही संभाल के रख लूंगा। यह वसुधैव कुटुंबकम की एक बड़ी मिसाल थी और यही से इस समस्या का निदान भी निकलता है। शिक्षा समाज के लिए एक रास्ता दिखाता है और समाज उस शिक्षा को लेकर कहां तक आगे आया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम शिक्षा को समाज से अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि अगर किसी सभ्य समाज को जानना है तो जानना पड़ेगा कि वहां की शिक्षा कितनी मजबूत और कितनी समुन्नत है। इसी तरह से शिक्षा कैसी है उसके आधार पर हम उस समाज को भी आंक लेते हैं। आज जब हम घर में बैठ गए हैं, क्योंकि बात आई कि ये केवल और केवल बीमारी जब तक हमारे पास इसका निदान नहीं है मेडिसिन के रूप में या टीका के रूप में, तब तक एक ही रास्ता है कि हम थोड़ी दूरी बना करके बैठे, क्योंकि इसका वायरस हमें दूर से हिट करता है। यह दूरी हमने बना ली जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि आप सब सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। लेकिन जिंदगी रोकी नहीं जा सकती। अगर जिंदगी को हमने रोक दिया तो इसका मतलब है विराम, और विराम का मतलब है अंत। हम इस सृष्टि के अंत के लिए तो कारक नहीं हो सकते। हमें इस सुंदर सृष्टि को और सुंदर बनाना है, और इस सृष्टि के जो सुंदरतम हिस्से हैं मनुष्य, मानव मात्र, उसकी सुरक्षा भी करनी है। घर के अंदर रह करके भी हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना भी है, उनकी शिक्षा आगे बढ़ानी है, उनको दुनिया से काट कर नहीं रखना है बल्कि दुनिया से जोड़ कर रखना है। और दूसरी तरफ यह भी है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग रियली कहीं दिलों की दूरी ना हो जाए, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ जुड़ के भी रहना है। यही कारण है कि ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था तत्काल शुरू कर दी गई कि बच्चे घर में बैठे हैं, घर में उबे नहीं, घर में वे अपने को अकेलापन महसूस ना करें, और जो बड़े हैं घर में अकेले रहकर धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार न हो जाएं। इसलिए जरूरी है कि कहीं न कहीं उनकी शिक्षा की का भी प्रबंध कर दिया जाए, और साथ ही साथ
समाज को भी आगे बढ़ाया जाए। शिक्षा ऑनलाइन हो, इसके लिए जरूरी है कि टेक्नोलॉजी, ये जो इंटरनेट है, ये शहर से लेकर गांव तक हो। हर वह बच्चा, चाहे वो गरीब घर का हो, मजदूर हो वर्ग का हो, चाहे समाज के उच्चतम वर्ग का हो, हर किसी के पास इस छोटे से फोन का माध्यम तो जरूर हो, जिसके माध्यम से वो अपने शिक्षक से, अपने टीचर से जुड़ सके और शिक्षा प्राप्त कर सके। कई